स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारे इकोनॉमिक्स की क्लास है। देखो, क्लासेस कोई भी बंद नहीं हुई है, कंटिन्यूटी में चल रही है हमारी क्लासेस। कल मैंने क्वेश्चन आंसर की क्लास ली थी और डेट एक्सटेंड हो चुकी थी, परसों की बात है, डेट एक्सटेंड हो चुकी थी। तो थोड़ा सा मैंने जो है इस टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज कर रखा है। मैं आगे बताऊँगी आपको अगले वीक में हमारा जो भी प्लान है DFC स्टाइल एग्जाम के लिए, वो सब कुछ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, कोई भी क्लास जो है कैंसिल नहीं हुई है, सब कुछ पहले की तरह ही चलेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने इकोनॉमिक्स में कितने टॉपिक कर रखे हैं। इंट्रोडक्शन कर लिया, बजट, टैक्सेशन कर लिया, इन्फ्लेशन, LPG एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, बैंकिंग सिस्टम हो गया है हमारा। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आज पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कल होगा 5 ईयर प्लान और फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, ये 2 चैप्टर होने के बाद जो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर है, ये मैं मार्केटिंग के चैप्टर में ही इसको अच्छे से कवर करूंगी। ओके, तो जैसे ही ये 2 टॉपिक खत्म हो जाते हैं तो हमारा पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और आपको PDF भी मिल जाएगा। टीम डिसाइड करेगी कि आपको PDF कब देना है। आपने PDF डाउनलोड कर लेना और इसको जो है अच्छे से पढ़ना। एक्चुअली जो PDF सर्कुलेट हो रहा है, फुल PDF आपको जो मिला है, उसमें डेटा अपडेटेड नहीं है। ठीक है, हमारे पास ही सिर्फ और सिर्फ एम रेलवे के पास ही आपको अपडेटेड डेटा मिलेगा और इसी से क्वेश्चन फंसेंगे। तो प्लीज़ हमारा ही PDF डाउनलोड करना और इसी से पढ़ना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में अगर बात करें ना, तो 3 ऐसी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है जिसके बारे में हमें पढ़ना ही पड़ता है। पहली वर्ल्ड बैंक, दूसरी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड थर्ड वन इज WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों के बारे में पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि इंटरनेशनल इकोनॉमी में सिर्फ इसी से क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन वो पूछता ही नहीं। जो भी कोई एग्जामिनर होगा बस इन तीनों टॉपिक से ही क्वेश्चन आपको उठाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, आराम से बैठ जाओ, कहानी जैसे सुनते हो हमेशा की तरह वैसे ही आपको कहानी सुनना है, बिकॉज हम डायरेक्टली पहुंच रहे हैं वर्ल्ड वॉर 1 में। वर्ल्ड वॉर 1 से शुरुआत हो रही है इस चीज़ की, 2001 तक, देन 2021 तक। तो सारा चीज़ हम अभी देखेंगे। ओके, तो रिलैक्सली बैठ जाओ। देखो, हुआ क्या था एक्चुअली, वर्ल्ड वॉर 1 की सिचुएशन मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 कब स्टार्ट हुआ था? 1914 में स्टार्ट हुआ था और एंड कब हुआ था? 1918 में। ठीक है, ये पूरा 4 साल का स्पैन था पूरा। जब ये वॉर शुरू हुआ तब वॉर के दरमियान ही जितने भी डेवलप कंट्रीज़ थे उस टाइम के और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो भी कंट्रीज़ थे उस टाइम पे, उन लोगों ने सोचा कि कुछ ऐसी हम ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो आने वाले टाइम, जो भी आने वाला टाइम है उसमें इस तरह की सिचुएशन हमको क्रिएट ना होने दे, इसकी पूरी जो है वो एक तरह से क्या जिम्मेदारी ले सके। ठीक है, मतलब कि ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक काइंड ऑफ कमांड हो कि भाई अगर उसने कह दिया कि नहीं कर सकते आप वॉर, नहीं आप जो है इस तरह से ट्रेड कर सकते हो, उस तरह से जो टैक्सेस वगैरह लगाने के काम वगैरह, उस तरह की चीज़ें, मतलब टोटली कमांड। ठीक है, इस तरह का ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए, ये एक प्रस्ताव रखा गया था बड़े बड़े जितने भी अर्थशास्त्री थे उस टाइम के। ठीक है, तो क्या हुआ था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो लीग ऑफ नेशन, ठीक है, लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश हुआ। क्या इस्टेब्लिश हुआ? लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर था जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसके हेडक्वार्टर को कहा जाता था नेशंस पैलेस। क्या कहा जाता था? नेशन पैलेस। और 42 कंट्रीज जो थी इसकी पूरी मेंबर थी। ठीक है, 42 कंट्रीज थी पूरे वर्ल्ड में, 42 कंट्रीज जिन्होंने इसका मेंबरशिप ले रखा था। मतलब क्या था कि अगर आप इसका मेंबरशिप लेते हो तो जो भी ये बातें कहेगा लीग ऑफ नेशन के जितने भी वहाँ के मेंबर होंगे, जो भी ये डिसाइड करेंगे वो आपको मानना होगा। बट ऐसा हुआ ना कि लीग ऑफ नेशन इतनी ज़्यादा कारगर नहीं रही, ये सही से काम नहीं कर सकी, बिकॉज इसके मेंबर कंट्रीज जो थे वही इसकी बात नहीं मानते थे। तो अल्टीमेटली लीग ऑफ नेशन वही ख़त्म हो गया। 1946 में लीग ऑफ नेशन डिसॉल्व हो गया। ठीक है, 1946 में लीग ऑफ नेशन डिसॉल्व हो गया। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया।
देखो पहला वर्ल्ड वॉर होने के दरमियान ही इस तरह की चीज़ें आगे ना हो, इसी के लिए लीग ऑफ नेशन लेकर आए थे। बट लीग ऑफ नेशन के होते हुए भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो लीग ऑफ नेशन का काम ही क्या बचा, कुछ नहीं, तो निकलो ऐसे ना सीधा सीधा। तो देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ, 1939 टू 1945, ये पूरा स्पैन था वर्ल्ड वॉर 2 का, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 का ये पूरा स्पैन था। और इसी स्पैन में जैसे पहले वाले स्पैन में, पहले वाले जो भी ईयर था वर्ल्ड वॉर 1 का ईयर, उसमें उनको आइडिया आया था कि लीग ऑफ नेशन बनाना है, उसी तरह से ये स्पैन में जो FDR है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 4 टर्म्स के लिए, 4 टर्म्स मतलब लिटरली फॉर 16 ईयर्स, और वही एक बंदा था जो 16 ईयर्स तक वहाँ पर राज करा उसने। उसके बाद किसी को भी ये अधिकार नहीं दिया, अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बदल किया गया, मतलब उनकी प्रेसिडेंटशिप में बदल किया गया, और अब जो भी कोई उनके बाद जो भी कोई प्रेसिडेंट बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म के लिए बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बन सकता, ठीक है, चाहे भी तो नहीं बन सकता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई लिमिट है क्या, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी लिमिट नहीं है, अपर लिमिट नहीं रखी गई है, आप कितने भी टाइम चाहो प्रेसिडेंट बन सकते हो। लेकिन अमेरिका में कैसा है कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो सिर्फ आप 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन सकते हो, मतलब 8 साल के लिए आप जो है प्रेसिडेंट बन सकते हो। और नेक्स्टली अमेरिका का सिटीजन होना ज़रूरी है अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है। सेम विथ अस, हमारे यहाँ भी लिटरली ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख कर दिया गया है कि हमारा इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर बने, जो प्रेसिडेंट बने, ठीक है, वो हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो देखो हुआ क्या था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 1942 के दरमियान, ठीक है, अब 1939 टू 1945 ये वर्ल्ड वॉर का पूरा टाइम चला, तो 1942 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को आइडिया आता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो सारे नेशंस को यूनाइट करके रखे, ठीक है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो सारे नेशन को यूनाइट करके रखे। तो फिर ये आइडिया से किसकी जो है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इजाद हुई, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। तो FDR, यूनाइटेड नेशन के पापा FDR करके हम लोग पढ़ते थे स्कूल टाइम में, ऐसे बताया जाता था टीचरों के द्वारा, क्योंकि हमको याद रखने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो FDR ही है जिनके दिमाग से ये आइडिया निकला, और यूनाइटेड नेशन जो है अब अस्तित्व में है बिकॉज ऑफ FDR। तो देखो 1942 में इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि भाई कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो सारे नेशंस पे कंट्रोल कर सके, सारे नेशन जो है वहाँ पर आके बात कर सके अगर कुछ प्रॉब्लम है एंड ऑल। तो ऐसे करते करते 2 साल बाद मतलब 1944, ठीक है, 1944 ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है। ब्रिटेन वुड्स क्या है, एक सिटी है USA में, वहाँ पर फिर से कॉन्फ्रेंस होती है इन सब लोगों की, और वहाँ पे फिर से एक आइडिया आता है कि यूनाइटेड नेशन तो बन ही रहा है, लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए जो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके सबको। अब फाइनेंशियल सपोर्ट कर सके क्यों, बिकॉज ऑफ वॉर। जो वॉर में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, लोग पॉवर्टी में चले जाते हैं, एजुकेशन ख़राब हो जाता है बच्चों का, बहुत सारे लोगों के व्यापार ख़त्म हो जाते हैं। तो ये ऐसा जो है ये चीज़ ना हो, सोशल वेलफेयर हो, इसीलिए कोई ना कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो लोन दे सके, ठीक है, लोन दे सके। तो 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में एक जो है एक्चुअली 3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्रस्ताव रखा गया, ठीक है, 3 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्रस्ताव रखा गया। पहली थी IMF, ठीक है, IMF, दूसरी IBRD और तीसरी थी ITO, ठीक है। तो IMF क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IBRD क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड ITO क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बट ITO जो है वो बन नहीं पाई और इसी के जगह पे WTO आया, तो वो आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो ITO तो बन नहीं पाई, बट ये 2 ऑर्गेनाइजेशन बन गई, IMF और IBRD। इसी को ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा कहा जाता है, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स ट्विंस किसको कहा जाता है, तो IBRD और IMF। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको नोट डाउन करना, हमेशा किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है। आई थिंक 2020 में लॉकडाउन लगने के पहले 20 फरवरी
2020 को KVIC का एग्जीक्यूटिव लेवल पे पेपर हुआ था, ठीक है, एग्जीक्यूटिव का पेपर हुआ था, वहां पे ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिटेन वुड्स के ट्विन, एक IMF है तो दूसरा कौन है, तो आंसर था IBRD, ठीक है। तो यू शुड नोट इट डाउन, ओके, यू शुड नोट इट डाउन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो अब यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। वर्ल्ड बैंक जो है, अभी हम इसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं, बट जब ये इजाद हुआ था, जब ये अस्तित्व में आया था, तब इसको IBRD कहा जाता था। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, फ्रॉम अंडर रिकमेंडेशन ऑफ ब्रिटेन वुड्स मीटिंग 1944, वर्ल्ड बैंक का जो है वो क्या कहते हैं उसको, रिकमेंडेशन के ऊपर, 1944 के ब्रिटेन वुड्स रिकमेंडेशन के ऊपर ही वर्ल्ड बैंक बना है, ठीक है। नेक्स्ट इस्टेब्लिश कब हुआ था, जुलाई 1944 में, ऑल्सो नोन एज IBRD। देखो अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन में कि जो वर्ल्ड बैंक है उसको IBRD कहते हैं क्या, तो आपको ट्रू जो है वो क्लिक करके आना है, या फिर अदरवाइज आपको ऑप्शन में दे देगा कि वर्ल्ड बैंक ऑल्सो नोन एज, तो IBRD इज द राइट आंसर। तो IBRD क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक रिलेटेड जितने भी फाइनेंस की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी की सारी वॉशिंगटन DC में ही है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, स्टार्टेड विथ 44 मेंबर कंट्रीज, जो IBRD है वो 44 मेंबर कंट्रीज से बना था, बट अभी फिलहाल इसमें जो है 189 मेंबर्स है। कितने मेंबर है कंट्रीज, 189 है, और जो 189th है वो है नाउरा आइलैंड, ठीक है, इन पैसिफिक ओशन, नाउरा आइलैंड, ये याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं, ओके बच्चों। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वर्ल्ड बैंक बनने का, इज सोशल डेवलपमेंट, मुख्य उद्देश्य क्या था, सामाजिक विकास होना, सामाजिक विकास होना। वर्ल्ड बैंक का क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, मतलब हेड होता है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हेड होता है, IMF का जो है MD होता है, वो आगे देखेंगे हम। तो वर्ल्ड बैंक का हेड कौन है अभी हाल फिलहाल, डेविड मालपास, ठीक है, डेविड मालपास USA का है ये, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन बनता है, और जितने भी प्रेसिडेंट होते हैं या हेड होते हैं वर्ल्ड बैंक के, मोस्टली वो USA से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। प्रेजेंट हेड कौन है, डेविड मालपास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके, स्टार मार्क। नेक्स्ट क्या है, हमारी जो वर्ल्ड बैंक है वो 4 डिवीजन कंटेन करती है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक में 4 ग्रुप है, 4 डिवीजन के ग्रुप है। पहला है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1956 में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन DC। सेकेंड है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। अब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और ये क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन बन जाता है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को कहा जाता है सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब इसको सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक क्यों कहते हैं, बिकॉज ये जो है पुअर कंट्रीज को, जितने भी पुअर कंट्रीज है उनको लोन दे देता है विदाउट इंटरेस्ट, और मे बी एट लोएस्ट इंटरेस्ट, मतलब बहुत ही लीस्ट इंटरेस्ट, जैसे कि 0.75% इंटरेस्ट रेट रहता है ब्याज दर, ठीक है, इतना कम ब्याज जो है ये लगाता है। तो कभी कभी जो है ये ब्याज भी नहीं लेता है, और बहुत लंबे समय के लिए ये जो है लोन देता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 साल के समय का पूरा ड्यूरेशन होता है, उतने समय के लिए ये लोन देता है। और मैंने आपको जो हमारा LPG रिफॉर्म वाला जो पढ़ाया था मैंने, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसमें मैंने कहा था कि IMF थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, IMF थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, लेकिन IBRD का मैं बता दूँ आपको, IBRD कितने सालों तक का लोन आपको जो है दे सैंक्शन करता है, तो 20 से 25 साल, ठीक है, 20 से 25 साल तक का जो है लोन का वो टाइम ड्यूरेशन दे देते हैं। और IDA जो है टोटली 20 से 30 साल तक का पूरा ड्यूरेशन दे देते हैं, और बिना इंटरेस्ट के कभी कभी तो, या फिर इंटरेस्ट लिया भी तो बहुत ही कम इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक, बिकॉज इफ गिव लोन फ्री इंटरेस्ट फॉर रिसीविंग पॉवर्टी ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्री, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुअर जो कंट्रीज होते हैं उन्हीं को ये मोस्टली लोन देता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं को देगा, ये बाकी सबको भी देता है, डेवलपिंग कंट्रीज को भी देता है, ऐसा नहीं है, बट डेवलपिंग कंट्रीज को देते समय 1% 2% ऐसे कोई इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट रेट रखता है, बट फॉर पुअर कंट्रीज नो इंटरेस्ट रेट, और मे बी एटलीस्ट 0.75% इंटरेस्ट रेट, ओके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC, और ये कब बना था, 1960 में। सेकेंड है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ओके,
यहाँ पर देखो इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये क्या है? तो ये है हमारी वर्ल्ड बैंक की कोर्ट। आप मुझे बताना, अगर दो कंपनियों में या फिर दो देशों में ट्रेड से रिलेटेड कोई झगड़ा है, कोई विवाद है, तो वो क्या सुप्रीम कोर्ट में आके झगड़ेगी? बिल्कुल नहीं, वो वर्ल्ड लेवल पर झगड़ेगी, है ना। तो वर्ल्ड लेवल पर क्या है वहाँ पर कोर्ट? इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ओके, तो ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1966 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट है मीगा। मीगा क्या है? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब ये मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी क्या चीज़ है? तो देखो ये जो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी अलग अलग देशों में इन्वेस्टमेंट होती है, या फिर कोई फॉर्मूला अगर इजाद होता है, आईपीआर वगैरह, जो भी रॉयल्टी खाना जिसे कहते हैं ना, कि देखो ये पूरा मीगा जो है ये इसकी जिम्मेदारी होती है, एक्चुअल में इसकी जिम्मेदारी होती है कि जो भी मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट हो रही है उसकी गारंटी लेना। सपोज अगर भारत ने चाइना में जाके कोई इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करते समय जो है सही पॉलिसी थी, हमको लगा कि भाई हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमको रिटर्न्स मिलेगा ही मिलेगा, बट हुआ क्या कि जो एक साल के बाद जो है चाइना ने पॉलिसी चेंज कर दी, तो हमको क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो अब हम कहाँ जाकर बोलेंगे? तो हमें मीगा में जो है ये बात रखने का पूरा अधिकार होता है कि ये देखो इस तरह का जो है हमने इन्वेस्टमेंट किया था, अब इसकी कोई गारंटी नहीं, तो आप बताओ अब क्या करना है। तो ये सेटलमेंट जो है वहाँ पर होता है मीगा में। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1988 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो देखो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है आईएमएफ, इसको वर्ल्ड बैंक का जुड़वा कहा जाता है। एज आई से अर्लियर कि ब्रेटन वुड्स के जुड़वा कौन है? आईबीआरडी और आईएमएफ। अब आईबीआरडी क्या है? तो वर्ल्ड बैंक ही है, पहले उसको आईबीआरडी कहा जाता था, ठीक है। तो ये जो है कब हुआ था? 1944 में बना था ब्रेटन वुड्स मीटिंग के दौरान, और 27 दिसंबर 1945 को ये इस्टेब्लिश हुआ था। 1944 में आइडिया आया, सब कुछ हुआ, और फिर इफेक्ट में कब आया? ये 1945 में इफेक्ट में आया। ऑल्सो नोन एज ट्विन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, इसे वर्ल्ड बैंक का जुड़वा संगठन कहा जाता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। जब स्टार्ट हुआ था तो 44 मेंबर्स ही थे इसके स्टार्टिंग में, जब शुरुआत की गई थी तो 44 कंट्रीज ही इसके मेंबर थे। नेक्स्ट, अभी जो है हाल फिलहाल कितने मेंबर्स है? 189 मेंबर्स है। अब इसको देखो जुड़वा क्यों कह रहे हैं आईएमएफ का? क्योंकि एज इट इज सब कुछ सेम है इनका, ठीक है। ये एक साथ ही इनका जन्म हुआ है, एक साथ ही इनका अस्तित्व है, उतने ही मेंबर जो कंट्रीज है उतने ही हैं, सेम सब कुछ सेम है, इसीलिए जुड़वा कह रहे हैं इसको। 189 मेंबर है। जो 189th मेंबर है वो कौन है? नाउरा आइलैंड इन पैसिफिक ओशन। अच्छा, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को आईएमएफ और आईबीआरडी के बारे में, ठीक है। आईएमएफ और आईबीआरडी, देखो आईबीआरडी में कोई भी कंट्री जो है मेंबरशिप ले सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको मेंबरशिप का कोई क्राइटेरिया रखा गया है, बिल्कुल भी नहीं। मेंबरशिप का जो कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है आईएमएफ में। लेकिन अगर आपको आईबीआरडी में मेंबरशिप लेना है तो आपको आईएमएफ में पहले मेंबरशिप होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि आईबीआरडी का अगर आपको पार्ट बनना है तो आप पहले से ही आईएमएफ के पार्ट होने चाहिए। ये यहाँ पर एक क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, इस तरह से। अब इनका जो मैंने आपको कहा था कि इनके जो होते हैं एमडी होता है इसका, ठीक है, चेयरमैन, चेयरपर्सन या फिर एमडी कहेंगे इसको, इस तरह से इनका जो है एमडी होता है। और एमडी कौन है? आईएमएफ की क्रिस्टलिना जॉर्जिया, बुल्गारिया से बिलोंग करती है ये। और सीईओ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आईएमएफ के सीईओ, इसको प्लीज़ नोट डाउन करना, गीता गोपीनाथ, ठीक है, भारतीय मूल की है ये, गीता गोपीनाथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। गीता गोपीनाथ कौन है? सीईओ है आईएमएफ की, ओके। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि जब 1944 में ब्रिटेन कॉन्फ्रेंस हुई थी तो वहाँ पर 3 ऐसे इंस्टीट्यूट बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। एक था आईएमएफ, दूसरा था आईबीआरडी और तीसरा था आरटीओ, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बट वो जो है एक मतलब अस्तित्व में नहीं आया वो आइडिया। बट हुआ यूँ कि गैट जो है 1947 में, ठीक है, 1947 में जो है गैट का आइडिया रखा गया।
1947 में गैट का आइडिया रखा गया। गैट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। तो ये जो है रिलेटेड टू कमोडिटीज ट्रेड, जो भी सामान का ट्रेड होता है ग्लोबलाइजेशन के वजह से, ठीक है, जब ग्लोबलाइजेशन के वजह से, ग्लोबलाइजेशन बहुत पहले से है, इंडिया में बहुत बाद में आया, ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रेड करने के लिए एक दूसरे देश में आप ट्रेड करोगे तो उस ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए कोई बॉडी तो होनी चाहिए ना। तो 1947 में आइडिया आया था गैट का और 1948 में ये इफेक्ट में आया था, ठीक है। गैट जो है 1948 में इफेक्ट में आया था, 1 जनवरी 1948 में इस्टाब्लिश हुआ था। तो गैट क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। बाद में एक्चुअली हुआ क्या कि 1948 के बाद में 1986 में एक मीटिंग हुई उरुग्वे में। कहाँ पर? उरुग्वे में, ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1986 में मीटिंग हुई उरुग्वे में। उरुग्वे साउथ अमेरिकन कंट्री में, साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। उरुग्वे में मीटिंग होती है और वहाँ पर जो है इस मीटिंग में एक आइडिया आता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम इस्टाब्लिश करते हैं, ठीक है। क्या इस्टाब्लिश करते हैं? एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टाब्लिश करते हैं। बट ये आइडिया इम्प्लीमेंटेशन होने में थोड़ा सा टाइम लग गया और इसी दरमियान 1989 में, ठीक है, 1989 में ट्रिप्स का इजाद होता है। अब ये ट्रिप्स क्या चीज़ है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ आईपीआर। आईपीआर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स माने कुछ ऐसी चीज़ें जो इंटेंजिबल चीज़ें होती है, जैसे किसी का आइडिया, ठीक है, किसी का आइडिया, किसी वैक्सीन का फॉर्मूला, ये चीज़ें इंटेंजिबल होती है, आप उनको छू नहीं सकते हो, ठीक है, इंटेंजिबल होती है, आप उसको छू नहीं सकते हो, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत बढ़िया तरीके से होता है। अगर वो चोरी होता है तो वो बहुत ही लाइक नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि गलत भी फॉर्मूला बन जाएगा तो लोगों की जानें भी जा सकती है। जैसे अभी देखो कोरोना वायरस का जो फॉर्मूला है, जो भी कंपनियां कोरोना वायरस की वैक्सीन बना रही है वो फॉर्मूला नहीं बता रही है बिकॉज ऑफ आईपीआर। होता क्या है कि जब आप कोई फॉर्मूला बनाते हो या फॉर्मूले पे रिसर्च करते हो तो बहुत पैसा, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस उसके ऊपर आप लोग जो है खर्च कर देते हो। अगर आपको उतना ज़्यादा रिजल्ट आने के बाद आप उनको बोलोगे कि भाई आपका फॉर्मूला हमको दे दो, वो कैसे दे देंगे? क्यों दे देंगे ये बताओ पहले, ठीक है, नहीं देंगे ना। हम 5 रुपए का पेन खरीदते हैं तो दूसरों को देने के लिए सोचते हैं, वो तो फिर $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट होता है, वो क्यों देंगे? तो ये बात आती है। तो ट्रिप्स में क्या हुआ था कि आईपीआर रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको सिक्योरिटी देने का काम किया था ट्रिप्स ने, ठीक है। गैट जो था वो ट्रेड एंड टैरिफ से रिलेटेड था, ट्रिप्स जो था वो आईपीआर से रिलेटेड था कि भाई आइडिया रिलेटेड कोई चीज़ होगी या फिर कोई भी इंटेंजिबल चीज़ होगी जिसको प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है वो ट्रिप्स देगा। बट हुआ क्या एक्चुअली, इतने सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बने तो फिर उरुग्वे के टाइम पे जो आइडिया आया था टू इस्टाब्लिश WTO, ये आइडिया फिर इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। ये आइडिया लास्ट में जो है अराउंड देखो 1994 में, ठीक है, 1994 में फिर जो है ये आइडिया इम्प्लीमेंट हुआ कि भाई WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसमें जो सारी चीज़ों को देख लेगा, फिर ट्रेड से रिलेटेड हो, आईपीआर से रिलेटेड हो, किसी के डिस्प्यूट से रिलेटेड हो ट्रेड में, वो सारी चीज़ें एक ही ऑर्गेनाइजेशन देखेगी, ठीक है। इस तरह का हुआ और फिर ये इफेक्ट में कब आया? 1 जनवरी 1995 में, ठीक है। 1994 में सब कुछ सेट हुआ लेकिन इफेक्ट में कब आया? 1995, 1 जनवरी 1995। तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है? अभी हाल फिलहाल प्रेजेंट में 164 मेंबर कंट्री है। 164 मेंबर कंट्री जो बनी है वो है अफगानिस्तान, 164th अफगानिस्तान है। और अगर 163rd पूछा जाए तो वो लिब्रिया है, ठीक है। एक बात, 163rd अगर पूछा जाए, ठीक है, अगर गूगली फेंकना ही चाहे तो लिब्रिया करके याद रखना। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गई कि WTO में अगर आपको मेंबरशिप चाहिए, ठीक है, अगर सपोज इंडिया तो इसका मेंबर है ही है, लेकिन सपोज कोई कंट्री है जो इसमें मेंबरशिप चाह रही है, तो जैसे कि अफगानिस्तान पहले इसका मेंबर नहीं था, 2016 में ये मेंबर बना, लेकिन 2016 में जब ये मेंबर बना तब उस टाइम पर जितने भी कंट्रीज इसके मेंबर थे, 163 मेंबर जितने भी थे, उनके साथ
अफगानिस्तान को बायलैटरल जो भी होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो साइन करना पड़ता है, एमओयू साइन करना पड़ता है, क्योंकि देखो ये जो बायलैटरल ट्रेड का जो एमओयू होता है, अगर किसी भी एक कंट्री ने मना कर दिया कि भाई मैं अफगानिस्तान के साथ नहीं करूँगा वो साइन, बायलैटरल जो भी एमओयू है वो मैं साइन नहीं करूँगा, तो अफगानिस्तान WTO का मेंबर नहीं बन पाता। ठीक है, यही एक क्राइटेरिया है कि जो भी एग्जिस्टिंग कंट्रीज यहाँ पर मेंबर है WTO की, उन्होंने सबने मान्यता देनी चाहिए इकट्ठा कि हाँ इस जो कंट्री है, जो भी XYZ कंट्री है, उसको हम मेंबर बनाते हैं WTO का। ठीक है, अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड करंट अफेयर से रिलेटेड है ये, जो प्रेजेंट हेड है, ठीक है, जो प्रेजेंट हेड बनी है महिला है, ये पहली महिला है जो WTO की हेड बनी है, नागोजी ओकोंजो-इवेला। ठीक है, नागोजी ओकोंजो-इवेला ये नाइजीरिया से बिलोंग करती है, लेकिन इनके पास ड्यूअल सिटीजनशिप है, ये अमेरिका में रहती है अब। ठीक है, तो ये पहली महिला है जो WTO की हेड बनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आने वाले 5 साल तक ये क्वेश्चन बन सकता है, आने वाले 5 साल तक लिख के ले लो, इनका नाम याद रख लो आप लोग। ठीक है, ये 1 मार्च 2021 में इनको जो है अपॉइंटमेंट मिली है और 2025 तक इनका जो है टेन्योर है पूरा का पूरा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अच्छा, WTO से रिलेटेड मैं कुछ बातें बताती हूँ। जैसे देखो 2003 में एक्चुअली कानकुन करके एक शहर है, ठीक है, 2003 में जो है इनकी मीटिंग हुई थी कानकुन करके। ठीक है, कानकुन में मीटिंग हुई थी। यहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ था, डेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री में एक टशन जैसा, मतलब एकदम झगड़ा जैसा ही सिचुएशन हुई थी। हुआ यूँ था, जो डेवलप कंट्री थी वो डेवलपिंग कंट्रीज को हमेशा नीचे देखती थी, उनसे नीचे देखती थी। उनको ऐसा लगता था कि हम अगर, ठीक है, हम अगर इनके साथ, डेवलपिंग कंट्रीज के साथ ट्रेड करना चाहे, इनको कुछ बिकाना चाहे, कुछ भी अगर इनके पास कमोडिटीज़ हम बेचना चाहे तो ये खरीद लेंगे चुपचाप, कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन ये सिनेरियो पूरा का पूरा चेंज हो चुका था, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में 2 मेन पावर थी, एक थी इंडिया, दूसरा था चाइना। और ये बहुत ही ज़्यादा मार्केट बहुत सही था यहाँ पर उस टाइम पर भी, अभी भी, और आने वाले 50 साल तक जो है यहाँ पर मार्केट बहुत बढ़िया है इंडिया और चाइना में। फिर जैसे ही 50 साल के बाद जो है हमारा भी सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। होता क्या है पता है क्या आपको, डेवलप कंट्रीज जो है अभी जैसे कि USA और यूरोप देखना, वो ये पॉइंट जो है टच कर चुके हैं। ये पॉइंट मतलब डेवलप, जो भी डेवलपिंग का सिचुएशन होता है वो एकदम टच कर चुके, फुल डेवलप है ये लोग। ठीक है, लेकिन हम कहाँ पर है, यहाँ पर है। हम लोगों का जो डेवलप होने का जो परसेंटेज है, या फिर कह सकते हैं कि स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा है, हम बहुत जल्दी इसको टच कर लेंगे। ठीक है, ये जो सैचुरेशन पॉइंट है, अब इससे ज़्यादा क्या ही आप डेवलप होगी जी, हो गई ना, वो लाइन टच कर लिया ना, बेंचमार्क टच कर लिया। तो जो छोटा कंट्री होता है, जो डेवलपिंग कंट्रीज होता है, वहाँ पर आपको मार्केट दिखाई देता है। तो आप आपका गुड्स कहाँ पर बेचोगे, जो छोटा कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वहाँ पर बेचोगे। ये है डेवलप कंट्री, ये है डेवलपिंग कंट्री। तो यहाँ से कमोडिटीज़ कहाँ जाएंगी, डेवलपिंग कंट्रीज में जाएंगी। तो अल्टीमेटली पैसा किसको आएगा, डेवलप कंट्री को आएगा। तो 2003 में जब कानकुन में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब यहाँ पर डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज में मेनली इंडिया और चाइना इकट्ठा आए थे, और इन्होंने झगड़ा किया था डेवलप कंट्रीज के साथ कि भाई तुम कुछ भी बेचोगे तो गार्बेज हम नहीं खरीदेंगे। तो WTO को जो है, एक तरह से WTO ने एक स्टैंड लिया था कि जैसे देखो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आई, हमारे पर हम लोगों पे राज करके चली गई। हम पर ही क्या, चाइना पे राज किया उसने, सब जगह राज किया। ठीक है, तो उस तरह की चीज़ें फिर से ना हो, इसीलिए WTO ने स्टैंड लिया। 2003 से जो है WTO बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंडीशन में है कि अगर किसी डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ कुछ गलत होता है तो डेवलप कंट्रीज़ को हम जो है एक काइंड ऑफ जो कोर्ट नहीं, एक्चुअली WTO में हम उसको सवाल पूछ सकते हैं। डेवलप कंट्रीज आर अकाउंटेबल टू अस, ठीक है, वो जवाबदेही है हम लोगों के लिए। ओके, इस तरह से चीज़ें। अब इंडिया में अगर सैचुरेशन पॉइंट हो जाएगा तो फिर आगे किधर, आगे है अफ्रीका अब गरीब है, लेकिन बाद में वहाँ पर मार्केट हो सकता है। तो ये इकोनॉमिक की साइकिल ऐसे ही चलती है। ठीक है, इकोनॉमिक की साइकिल पूरी ऐसे ही चलती है। फिर बहुत सारे दशक चले जाएंगे, मतलब लाइक 100 ईयर्स 200 ईयर्स चले जाएंगे, फिर अफ्रीका भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, फिर सारे लोग डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, ये ऐसा चलता है। पहले USA हुआ, फिर यूरोप हुआ, अब इंडिया एंड चाइना की बारी है। इंडिया चाइना भी डेवलप हो जाएंगे, फिर बाद में अफ्रीका में पूरा का पूरा जो है ये एक तरह से मार्केट चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अच्छा मुझे एक बात बताना था आपको, डंपिंग करके। डंपिंग क्या चीज़ होती है, डंपिंग। ठीक है, डंपिंग में एक्चुअली क्या होता है ना कि
कोई कंट्री दूसरी कंट्री में जो भी उसका गुड्स बेच रही है, जो भी उसकी कमोडिटीज़ बेच रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी कम बेच रही है, मतलब जो लागत मूल्य है उससे भी कम बेच रही है। जैसे कोई मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कोई कंट्री XYZ कंट्री, अच्छा चाइना ही पकड़ लीजिए, चाइना ही करता है ये बदमाशियाँ। चाइना क्या करता है पता है क्या? चाइना ने स्टार्टिंग में ऐसा किया था कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भी कम रुपीज़ में वो क्या कर रहा था कि अपने गुड्स बेच रहा था। जैसे कि सपोज़ कोई मोबाइल बनाने के लिए उसको 9,000 रुपीज़ लग रहे हैं, ठीक है, 9,000 रुपीज़ लग रहे हैं, लेकिन वो मोबाइल वो जो है इंडिया में बेच रहा है 5,000 में। अब आप बोलोगे एक तो ये पागल हो गया है या फिर ये महामूर्ख है, ठीक है, लेकिन ये पागल नहीं, ये महाचालाक निकला। इसने क्या किया एक्चुअली, इस तरह की डंपिंग की कि जो भी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी, छोटी छोटी जो डोमेस्टिक कंपनियां होगी इंडिया की, वो 1-2 साल में बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इसको कम्पीट ही नहीं कर पाएगी ना। देखो जहाँ पर जो चीज़ 9,000 में बन ही रही है उसको 5,000 में कैसे बेचेगा कोई? तो एक तो उसका दिवाला निकल जाएगा या फिर वो कंपटीशन से निकाला जाएगा, वो बंद करके चला जाएगा ना कंपनी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, चाइना की कंपनी की मोनोपोली होगी। 2 साल तक ये सहन कर लेंगे, 2 साल तक जो है ये पूरा जो भी इसका लॉस हो रहा है वो सहन कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये डंपिंग करना इसको कहते हैं। फिर जो है 2 साल के बाद ये मोनोपोली आएगी तो जितना लॉस हुआ है वो भी ये निकालेगा मार्केट से, और उसके ऊपर जितना भी इसका प्रॉफिट होना है वो भी निकालेगा। अल्टीमेटली ये बात है ना। तो ये डंपिंग टैक्स भी लगता है, और इंडिया ने बहुत ज़्यादा डंपिंग टैक्स लगा रखा है। किसके ऊपर? चाइना के ऊपर लगा रखा है। ये एक चीज़ है। एंड सेकेंड थिंग कि जब हम डेवलप्ड कंट्रीज से कोई भी सामान मंगाते हैं ना, तो उस पर भी एक परसेंटेज का एक दायरा रखा है, क्योंकि कैसा होता है ना, सपोज अगर आप 100% सारा माल बाहर से मंगाओगे तो डोमेस्टिक जो गुड्स बन रहे हैं, जो हमारे यहाँ पर जो भी सामान बन रहा है वो खरीदेगा कौन? सारे के सारे फिर बाहर देश का जो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं वही खरीदेंगे। तो ये ना हो, और डोमेस्टिक जो भी सामान बन रहा है, डोमेस्टिक जो भी सेलर्स है उनको नुकसान ना हो, इसीलिए WTO ने एक परसेंटेज का क्राइटेरिया रखा है कि भाई इससे ज़्यादा आप ना खरीद सकते हो ना आप बेच सकते हो, ऐसा। ओके, ये चीज़ होती है। तो हमने देख लिया WTO क्या है, IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये सारी कहानी समझ में आई होगी। नहीं अगर कुछ समझ में आता तो प्लीज़ फिर से वीडियो देखना, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं वहाँ पर आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट थिंग, ये जो अपना एग्ज़ाम है थोड़ा सा डिले हो चुका है, ठीक है, तो डोंट वरी, बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना। अच्छा, कंपटीशन कुछ ऐसा बड़ा नहीं है, क्योंकि देखो 23 मई तक जिनका भी रिज़ल्ट आ चुका है वही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली, मैंने पहले भी बताया था, मैं अब भी बताऊंगी आप लोगों को कि यहाँ पर परसेंटेज का क्राइटेरिया रखा गया है, सबको 60% नहीं होते हैं। हाँ, जूनियर एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है, पोस्ट कोड नंबर 33, वहाँ पे है फेयर कंपटीशन, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ बंदा बैठ सकता है, बट बाकी जितने भी पोस्ट दिए गए हैं वहाँ पे 60% का क्राइटेरिया रखा है। एंड थर्ड थिंग, यहाँ पे रखी गई है बहुत मोटी फीस, तो जो लोग सीरियस होंगे वही फीस पे करेंगे। सेकेंड थिंग, यहाँ पर जो है मिसलेनियस टॉपिक बहुत ज़्यादा है, तो जो बच्चे SSC के लिए वगैरह प्रिपेयर करते हैं और सीरियस है वो लोग ये मिसलेनियस टॉपिक देख के इसको छोड़ देंगे। तो डरिए मत, आप अपना 100% दीजिए। अब कंपटीशन क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा, वो तो बात की बात रही। अभी आप अपना 100% दोगे तो आप खुद सेटिस्फाई होगे, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि काश मैं वो 2 पेज पढ़ लेता, काश मैं वो 2 पन्ने ख़त्म कर देता तो मैं आज ये मुकाम पर होता। ये ऐसा जो काश वाला होता है ना, रिग्रेट वाला फीलिंग नहीं आना चाहिए। आपको जितना पढ़ना है उतना पढ़ लो इस 3 महीने में, अपनी तबीयत को अच्छे से संभालो प्लीज़, जितना हो सके उतना जो है सोशल मीडिया से दूर रहो, अलग अलग न्यूज़ देखना बंद करो, कोई वो पेपर में नहीं आने वाले हैं। लगा तो आप द हिंदू पढ़ लो और किसी का करंट अफेयर के क्लासेस देख लो, वो तो भी एटलीस्ट आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।